स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर दिनांक 30 और 31 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के साथ। तो ये हमारी मतलब अंतिम क्लास होगी अक्टूबर माह की। और इसके बाद कल से जो है हम 1 नवंबर अर्थात नए माह की शुरुआत करेंगे। तो इस कक्षा के बाद में आपके सितंबर और अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी पीडीएफ आपको आरएस जंक्शन एप्लीकेशन जो है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ से आप मिनिमम कॉस्ट पर उसे परचेज कर सकते हैं और अपनी जो नोट्स हैं उनको वहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। पहला जो प्रश्न आज का है ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है। दरअसल ये एक साइन टून से रिलेटेड है, तो मैं समझाना चाहता था कि ये टर्म क्या है। तो दोस्तों कोरोना वायरस पर केंद्रित विश्व की पहली साइन टून आधारित पुस्तक क्या है? साइन टून जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है और इसमें से एक हो गया आपका साइंस और दूसरा हो गया कार्टून। ठीक है, तो साइंस और कार्टून इनमें से बनता है आपका साइन टून, अर्थात ऐसी कार्टून बुक जो आपको साइंस की जो महत्वपूर्ण नियम या बहुत से जो कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कार्टून्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है। उसी को जो है हम साइन टून का नाम देते हैं। तो यहाँ पर बाय बाय कोरोना नामक एक साइन टून जो कि विश्व की पहली साइन टून आधारित पुस्तक है, क्योंकि साइन टून जो है कार्टून्स तो ऑनलाइन पोर्टल पर आपको कहीं मिल जाएंगे, लेकिन पुस्तक के रूप में जो है पहली बार इसे प्रकाशित किया गया है। कोरोना वायरस पर इस केंद्रित साइन टून को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा लॉन्च किया गया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। विज्ञान प्रसार जो कि देश भर में विज्ञान के प्रति छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है, उसके द्वारा इसका जो है प्रकाशन किया गया है। तो साइन टून्स किसे कहा जाता है? विज्ञान विषयक कार्टून्स जो होते हैं उन्हें। साइन टून के माध्यम से विज्ञान से जुड़े जो जटिल तथ्य हैं उनको बिल्कुल रोचक और हल्के फुल्के अंदाज में, ताकि बच्चे जो है इसकी तरफ आकर्षित हो सके, उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। इनमें नवीन शोध, नए जो भी शोध अभी हो रहे हैं, वैज्ञानिक विषय विभिन्न प्रकार के, इधर वो अंतरिक्ष हो, प्रकाशिकी हो, डेटा साइंस से रिलेटेड हो, हर एक प्रकार और नई अवधारणाएं जो सामने हमारे दिन प्रतिदिन आ रही है उनके प्रति छात्रों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। साइन टून के मामले में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर है और देश विदेश के कई विश्वविद्यालय और संस्थानों में एमएससी पाठ्यक्रम में साइन टून का अध्ययन कराया जाता है। तो सीधा सीधा हमारे यहाँ पर एजुकेशन फील्ड में जो है इसका यूज काफी हो रहा है। भारत में पुस्तक का लोकार्पण होने के बाद ये किताब ब्राजील के साओ पोलो में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में भी ब्राजील इंडिया नेटवर्क द्वारा लोकार्पित की जाएगी। ब्राजील में बोली जाने वाली पुर्तगाली भाषा में इस पुस्तक के प्रकाशन की योजना है। तो अब भारतीय भाषा के बाद में इसे पुर्तगाली भाषा में भी लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी ने बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना के बारे में पढ़ा होगा। मैंने आपको जो हमारा इकोनॉमिक रिव्यू है, जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। तो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना का पहला चरण 2020 में पूरा हो रहा है और इसके बाद दूसरा और तीसरा चरण शुरू होगा, जिसके अंतर्गत, क्योंकि हमारे देश के कई बांध बहुत पुराने हैं, उसी चीज को देखते हुए इस योजना में इन बांधों के पुनर्वास और इनके मैनेजमेंट का काम किया जाता है। तो 736 के करीब बांध है जो कि कुल 19 राज्यों में फैले हुए हैं। उन सभी को इसके लिए चयनित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है इसको मंजूरी दी गई है। तो 10,211 करोड़ की ये जो है आपकी एक बहुत बड़ी योजना है और इसके अंतर इसको जो हम बोलेंगे ये है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या है? डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के नाम से इसको जानते हैं, बांध पुनर्वास और सुधार योजना। योजना की अवधि अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2031 तक 10 साल में काम करेगी और 19 राज्यों के 736 बांध को इसमें कवर किया जाता है। इससे पहले 2012 से 2020 तक चले ड्रिप परियोजनाओं के पहले चरण में, ताकि ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए बांधों का प्रयोग किया जा सके, उसमें राज्यों के 223 बांध थे, कुल 7 राज्यों में फैले थे, उनको कवर किया गया था। अगर बड़े बांधों की बात करें तो अगर भारत को देखें तो भारत तीसरे स्थान पर है, जहां 5,334 बड़े बांध है। चीन और अमेरिका पहले और दूसरे स्थान पर है। भारत के 80% से ज़्यादा बांध 25 साल से ज़्यादा पुराने हैं और ऐसी परिस्थिति में इनका रखरखाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
इसके लिए वित्त पोषण किया है विश्व बैंक ने, अर्थात वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थित ये योजना है। जो भी हमको लोन्स और ऋण जो दिए गए हैं वो वर्ल्ड बैंक द्वारा इस योजना के लिए दिए गए हैं। DRIP के उद्देश्य क्या क्या है? पहला तो जो मौजूदा बांध है उनकी सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार करना, और दूसरा जो राज्य इसमें सम्मिलित हैं, जिनके बांधों को हम इसमें भाग में ले रहे हैं, उनमें एक इंस्टीट्यूशनल एक जो आपकी सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूशनल जो सेटअप है उसको मजबूत करने का प्रयास करना, ये दोनों ही लक्ष्य लेकर के और इस योजना में काम किया जाता है। तो आपके मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, नित नए प्रयास जो हैं तकनीक के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, और इसी क्रम में परिवहन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए जो कि आप साईफाई मूवीज़ में देखते हैं, उसी तरह सड़क पर इस्तेमाल के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाली दुनिया की सबसे पहली उड़ने वाली कार अब हमारे सामने आ गई है, और उसका नाम है PALV। तो ये एक ऐसी कार होगी जो ना केवल सड़क पर चलेगी बल्कि उसके बाद में फ्लाई करेगी वायु में भी। तो सड़क पर इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाली, इसको सड़क पर हम इस्तेमाल कर सकें, ये सड़क पर भी चल सके और इसके साथ साथ ये वायु में भी उड़ सके, उसके टेस्ट के लिए इसे मंजूरी दी गई है। तो फ्लाइंग कार बनाने वाली डच कंपनी है PALV, उसने दुनिया की सबसे पहली उड़ने वाली कार की घोषणा कर दी, और कार का नाम है PALV लिबर्टी। क्या नाम है? पालवी लिबर्टी। तो पालवी लिबर्टी नाम की जो ये कार है, इसको यूरोप में सरकार ने सड़कों पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इसके परीक्षण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हाई स्पीड ब्रेक और ध्वनि प्रदूषण परीक्षण किए गए। कार सबसे पहले 2012 में उड़ाई गई थी। कार की कीमत $4 लाख के करीब है, अर्थात ये लगभग 2.52 करोड़ रुपए की कार होगी, और इसमें कोई टैक्स शामिल नहीं है, तो टैक्स को मिलाकर इसकी कीमत और भी बढ़ जाएगी। इस कार को 2015 में ही यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ सर्टिफिकेशन के लिए भी भेजा जा चुका है। अगर तकनीकी खासियत की बात करें तो PLV में दोहरे इंजन का प्रयोग किया गया है, और 2 लोग इसमें एक समय में सवारी कर सकते हैं। कंपनी के अनुसार इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और ये महज 9 सेकंड से कम समय में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। ये कार एक बार में 1315 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकती है, अर्थात इस कार को लेकर आप राजस्थान के किसी भी स्थान पर हों, आप किसी अन्य स्थान पर जाकर वापस आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक रोमांचक अनुभव होगा आने वाले समय में, जब लोगों को इस तरह की कार देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ चुनावी मुद्दों की। तो प्रदेश में पहले चरण के नगर निगम चुनाव हो चुके हैं, और इसी दौरान किस नगर निगम में सर्वाधिक चुनाव हुआ? तो दोस्तों 3 नगर निगम, जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में ये चुनाव हुए थे, और कोटा उत्तर जो है वहां पर सर्वाधिक मतदान हुआ। तो कुल मिलाकर के तीनों जो हमारे निगम है उसमें 60.42% जो आपके मतदाता हैं उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और सर्वाधिक 65.12% मतदाताओं ने वोट डाले कोटा उत्तर नगर निगम में। जयपुर हेरिटेज में सबसे कम 57.82% मतदान का प्रयोग हुआ। जोधपुर की बात करें तो यहाँ 62.64% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में मतदान होंगे, जो 1 नवंबर को होने वाले हैं, और 3 नवंबर को प्रातः 9 बजे मतगणना की जाएगी। चलिए, पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान समय में एक गंभीर समस्या बन चुका है, और सर्दी के दिनों के साथ ही वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता है। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड NCR एंड अजाइंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020। इसके अंतर्गत अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना अब ऐसे लोगों पर लगाया जाएगा जो बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण कर रहे हैं या नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो दिल्ली NCR में ये कदम केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दिल्ली NCR क्षेत्र है वो केंद्र सरकार के भी अधीन होता है, और इसके साथ साथ राज्य सरकार के भी, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली की अपनी एक विधानसभा भी है, लेकिन वो निर्देश केंद्र से ही प्राप्त करती है। तो ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ 1 करोड़ रुपए या 5 साल की जेल या फिर दोनों चीज़ें की जा सकती है। इसी क्रम में वहाँ दिल्ली NCR में ही जो है पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोलियम उत्पाद है उनकी जो वाष्प है
उसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के भी प्रयास किए गए। और जितनी भी हमारी 3 बड़ी जो पीएसयूज़ है अर्थात पब्लिक सेक्टर यूनिट की जो हमारी कंपनीज़ है, जिसमें आपकी एचपी हो, इंडियन ऑयल हो या बीपीसीएल हो, तीनों कंपनियों ने जो है एक वाष्प रिकवरी सिस्टम खुदरा दुकानों पर, जो आपके रिटेल शॉप्स हैं जहाँ से आपके तेल दिया जाता है पेट्रोल पंप से, वहाँ पर वाष्प रिकवरी सिस्टम स्थापित किए गए हैं। दरअसल होता क्या है कि दोस्तों हमारा पेट्रोल में बहुत से ऐसे यौगिक होते हैं जो वाष्पशील होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है? और ये जब आप पेट्रोल डालते हैं ओपन में किसी गाड़ी या फिर किसी टैंक में, तो वहाँ से ये वाष्पशील यौगिक जो है वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ने लगते हैं। ये यौगिक बाद में वायु में जाकर के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो एक वाहन के ईंधन टैंक के अंदर ये वाष्पित हो जाते हैं और तरल ईंधन के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही वाहन में ईंधन भरते हैं तो ये बाहर निकल जाती है, और जब तक इसे नियंत्रित नहीं किया जाता ये वाष्प वायुमंडल में मिल जाती है। गैसोलीन या अन्य ईंधन के वाष्पों को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक वाष्प रिकवरी सिस्टम पेट्रोल पंप पे लगाया जा सकता है, जिससे इन्हें वापस लिया जा सके। तो सिस्टम को डिपो और टर्मिनल के भंडारण टैंक के ऊपर गैसोलीन वाष्प के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये टैंक ट्रक से अनलोडिंग प्रक्रिया के दौरान पेट्रोल पंपों के भंडारण टैंक में जो वाष्प होगी उसको नियंत्रित करेंगे, और इसके अलावा इस प्रणाली का प्रयोग मोटरसाइकिलों के ईंधन टैंक से निकलने वाले वाष्प के उत्सर्जन को नियंत्रित करने में भी काम करेगा। तो आने वाले समय में इसका प्रयोग वाहनों के लिए भी किया जा सकता है। तो वाष्प अर्थात बेंजीन की जो वोलेटाइल आपके कंपाउंड्स हैं उनको रोकने का काम इसमें किया जाएगा, जो प्रदूषण के लिए बड़ी मात्रा में उत्तरदायी होते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने आपसे चर्चा की। इसी तरह से हम करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहेंगे। इसकी पीडीएफ आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आर्यस जंक्शन ऐप, और बने रहें इसी तरह हमारे साथ, अपनी तैयारी में जुटे रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।